Hello and welcome. In this lecture, I shall discuss the classification of motion in different ways. आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं मोशन की अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मोशन वो स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें कि वो अपनी पोजीशन को लगातार बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पोजीशन और पॉइंट। एज यू ऑल नो, motion is the state of an object. Motion is the state of an object when it keeps on changing its position continuously with respect to a fixed point. Right? यानी कि मोशन वो स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो अपनी पोजीशन को एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे कॉन्टिन्यूसली विद पैसेज ऑफ टाइम। राइट? अब क्या है कि मोशन की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीखनी है। जनरली देर आर 3 क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। कितने क्राइटेरिया है? 3 है। हम मोशन को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है डिपेंडिंग ऑन द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वो जो मूवमेंट ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है या मोशन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ फिक्स्ड जो है पीरियड ऑफ टाइम है उसके बाद वो रिपीट होती है या नहीं होती है। राइट? वो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी और रेपिटेशन ऑफ मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। राइट? दूसरा है बेसिस जो क्राइटेरिया है वो है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन और पाथ ऑफ मूवमेंट और मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसकी जो मोशन हो गया, मूवमेंट हो गई, वो जो पाथ ट्रेवर्स करेगा वो किस तरीके का रास्ता होगा उसका, वो तरीका सीधा है या टेढ़ा है या एक वो सर्कुलर फैशन में मूव करता है या कुछ और अपनी जो एक फिक्स पोजीशन है उसके आसपास वो मूव करता रहता है। ठीक है? और जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम है उसके अंदर वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है या वो उसका जो मूवमेंट है डिस्टेंस कवर करने की जो इक्विवेलेंट ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करता है, नहीं करता। ठीक है? अब हम इन तीनों को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है? लेट्स हैव डिस्कशन ऑन दिस फर्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेशन। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी मूवमेंट जो है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है या नहीं होती है। अगर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, वी कॉल इट दिस मोशन एज पीरियोडिक मोशन। अगर वो अपने मूवमेंट को कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता, नॉट ओनली टाइम ऑफ इंटरवल, लेकिन साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि वो जो उसका पाथ है ना वो भी सेम पाथ को ट्रेवर्स करता है कि नहीं करता। ठीक है? इन बोथ दीज केसेस वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन पीरियोडिक मोशन। कब है पीरियोडिक मोशन में? जब वो एक तो जो उसका टाइम इंटरवल है ना वो फिक्स है और दूसरी बात है कि वो जो उसका रास्ता है वो भी सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम रास्ते पे वो बार बार आता जाता है और हर बार वो बराबर टाइम लगाता है तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग पीरियोडिक मोशन। राइट? और इट इज मूविंग विद द पीरियोडिक मोशन। राइट? नॉन पीरियोडिक में क्या होगा? या तो वो अपने रास्ते से भटक जाएगा यानी कि सेम पाथ को ट्रेवर्स नहीं करता, या दूसरी बात हो सकती है कि इवन अगर वो पाथ को भी ट्रेवर्स करेगा तो उसको हर बार वो रास्ता तय करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है उसे, तो उस केस में क्या होगी? वो नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्थ की जो मोशन है, अर्थ 2 तरह की मोशन करती है। एक तो वो क्या करती है? रोटेट करती है अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर, और दूसरा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है? ये दोनों इमोशंस जो है वो पीरियोडिक मोशंस है। कैसे पीरियोडिक मोशन है? अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर तो एक दिन में अब घूमती है पूरी की पूरी, ठीक है, रोटेट करती है। ठीक है? तो वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हर बार जो एक रोटेशन जो कंप्लीट होती है अर्थ की, वो रोटेशन कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स और अ फ्यू सेकंड्स वो लेती है। ठीक है? तो क्योंकि हर बार ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में वो रोटेट कर गई और अगले दिन जो है उसके अपना जो टाइम लगाया वो अलग टाइम लगा दिया। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? जो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है? और दूसरी बात है
कि आपको ये पता है कि अर्थ जो चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, उसके लिए 1 साल यानी कि 365 दिन और कुछ आवर्स लगाती है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो रेगुलर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता और ऑलमोस्ट सेम पाथ को वो फॉलो करती है। इसका मतलब वो जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि पीरियोडिक मोशन क्या है और वो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो किस रास्ते को चलता है, यानी कि किस तरह का रास्ता, उसका सीधा रास्ता है, टेढ़ा रास्ता है या वो घुमावदार रास्ता है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो 3 टाइप्स की मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकंड टाइप इज रोटरी और यूसे रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, ठीक है, इन तीनों को हम अब डिस्कस करते हैं। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है, यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा डिस्कशन करनी है। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वो उसका एक जो फिक्स्ड पाथ है उसी को बार बार और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मूव करता जाए उसके ऊपर। ठीक है, हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम होता है। पेंडुलम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपने फॉर एग्जांपल हैंग कर दी एक स्ट्रिंग के साथ, एक धागा स्ट्रिंग है, और अगर ये मूव करता जाए ऐसे, ये एक पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है, क्या है ये, पेंडुलम। यानी कि इसने एक जो मोशन मतलब एक जो साइकिल कंप्लीट करी उसके लिए हर बार वो बराबर टाइम लगाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये सेंट्रल पॉइंट के ऊपर रुक जाए, इसे बोलते हैं मेन पोजीशन। इस मेन पोजीशन के दोनों साइड में ये मूव करता रहेगा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, इसे हम थोड़ा वाइब्रेटरी मोशन से जरा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसमें क्या फर्क है, जो वाइब्रेटरी मोशन है उसमें ये जो एक तरीके से या तो कर्व पाथ हो गया। वाइब्रेटरी मोशन में हम क्या कहते हैं कि ये मान लिया फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, और ये ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये अगर यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है, इसके दोनों साइड वो लेफ्ट में और राइट में, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। यहाँ पे वहां पे पाथ कैसा था, कर्व पाथ था एक तरीके का। अब क्या है कि स्ट्रेट पाथ में लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट ये मूव कर रहा है, दोनों साइड बराबर का डिस्टेंस कवर करता है, और हर बार मूव करने के लिए इट इज टेकिंग इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो ये कैसी मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन यूं भी हो सकती है एंड इट कैन बी टॉप एंड बॉटम एज वेल, यानी कि ये जो लेवल है इससे जितना ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट उतना ही वो नीचे आए, ऊपर गया नीचे आया, यानी कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग और वाइब्रेटिंग अराउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स मेन पोजीशन। ठीक है, जब हम वेव्स को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे इन बातों को और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की देंगे। ठीक है, तो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन और यूसे वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब दूसरी बात है, दूसरा जो ये टाइप थी वो थी रोटरी और रोटेटरी मोशन। जैसा कि मैंने कहा कि भाई अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर जब मूव करती है यानी कि रोटेट करती है, ठीक है, अपनी एक्सिस के चारों ओर, हम क्या कहते हैं, वो कौन सी मोशन है, रोटेटरी, और यू से रोटरी मोशन। जैसे कि मेरे पास ये बॉल है, इसका कोई सेंट्रल पॉइंट है, अगर ये यूं की यूं इसको मैं यूं घुमाता जाऊं, ठीक है, इसकी जो एक्सिस है सेंट्रल पॉइंट है उसी के ऊपर ये घूम रही है विदाउट मूविंग फर्दर। ठीक है, तो ये जो मोशन कैसी है इसकी, ये है आपकी रोटेटरी और यू से रोटरी मोशन। या जब आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, उसका जो व्हील है या टायर है, इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि जो कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, उसका जो जहां पे टायर या व्हील्स आपके फिक्स होते हैं उनके बीच में एक्सल है। एक्सल का मतलब एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट है उसके। जैसे कि अगर मैं इसी को होल्ड करूं, लाइक ये सेंट्रल पॉइंट के आर पार वो एक्सल होगा और वो क्या करेगा, व्हील वो रोटेट करता रहता है। दो, एक बात और है, वो डबल मोशन करता है। एक तो क्या होगा कि ये मूव ऐसे कर रहा है, अपनी रोटेशन कर रहा है, लेकिन अलोंग विद इट्स मूवमेंट इट इज ऑल्सो ट्रेवर्सिंग दैट लीनियर पाथ। ठीक है, तो ये भी बात होती है। ये दो बातें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में मूवमेंट हो रही है। मैंने बताया था कि
कि भाई ये जो रोटरी या रोटेटरी मोशन है उसमें क्या होता है कि भाई एक जो फिक्स्ड आपका पॉइंट है, एक्सिस है, उसके चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा तो हम इसको कहेंगे रोटेटरी और रोटरी मोशन। या फिर आप मानिए कि जो हेलीकॉप्टर है उसके जो विंग्स होते हैं वो उनका ऊपर, उसको इसलिए रोटर बोलते हैं, रोटर विंग वाला जो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो उसके विंग्स है, उसके चारों ओर वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो क्या है, वो रोटेटरी मोशन है। या आपका जो फैन है, सीलिंग फैन है, वो भी जो मूव करता है, उसकी जो मोटर है उसके बीच में सेंट्रल पॉइंट है, उसके चारों ओर उसके जो विंग्स है वो मूव करते रहते हैं, वो जो मोशन है वो भी कैसी है, रोटरी और इसे रोटेटरी मोशन है। मेरे हिसाब से आपके सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगेन मैं रिपीट करूँ कि अगर आपको कोई भी अगर डाउट है यू मस्ट मेंशन इन कमेंट्स, और लाइक कोई भी आप मैसेज कीजिए किसी तरीके से, आई विल श्योरली एंड डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स, राइट। अब बात करते हैं हम लीनियर मोशन की। लीनियर जो है मोशन यानी कि एक लाइन में मूव करते हैं। लाइन जो है, अब देखिए लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है। देखिए ये है आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ये जिगजैग या कर्व्ड होगी, फिर जिगजैग होगी, स्ट्रेट होगी, लाइक दिस वे, या टेढ़ी मेढ़ी जो भी है, ये भी रास्ता हो सकता है। तीसरा जो कर्व्ड पाथ हो सकता है, कर्व्ड का मतलब है कि अभी ये कर्व लाइक इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है, या एक बिल्कुल ही परफेक्ट सर्कुलर पाथ भी हो सकता है इसका, ये भी कर्व है, क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है। और ये जो है एक तरीके से आपका ये इलिप्टिकल पाथ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो तीनों ही तरीके मैंने बताए कि भाई थोड़ा सा ये शायद दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेट मी लाइक ड्रॉ इट हियर, ये इलिप्टिकल पाथ। अब जो मैंने यहाँ पे बातें ये एक डायग्राम से ड्रॉ कर दी है, यहीं से आपकी ये जो अलग अलग टाइप्स हैं लीनियर मोशन की, ये सारी की सारी आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखिए रेक्टिलिनियर का मतलब है, अब लाइन अलग टाइप की होगी ना, नॉर्मली वैसे लाइन को मैथमेटिकली हम कहते हैं कि भाई एक कोई भी अगर पॉइंट है उसके एडजेसेंट पॉइंट्स को दोनों साइड में जोड़ते जाएं और इनडेफिनेटली उनको बढ़ा दें तो इट बिकम्स अ लाइन, इट बिकम्स अ लाइन। अब यहाँ पे लाइन का मतलब है तो लाइन भाई सीधी या टेढ़ी की बात होगी भाई। अगर ये जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवर्स करे, कैसा पाथ को फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग या हैविंग अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। यानी कि उसके एक्चुअली क्या है कि वो कंपोनेंट्स होते हैं और बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। दूसरा बात है रैंडम। रैंडम का मतलब देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ मोशन, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, या यूं भी हो सकता है कि अभी ये चला गया, ऐसे गया, ये गया, ये ऑल दिस इज लाइक यू से रैंडम मोशन, ठीक है। जैसे कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली, ठीक है। तीसरा कर्विलिनियर। कर्विलिनियर का मतलब है देखिए कर्व और लाइन, कर्व और लाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, कर्विलिनियर मोशन है। यानी कि लाइन तो है लेकिन वो एक कर्व्ड पाथ है। कर्व देखिए कोई किसी न किसी एंगल के ऊपर वो चलेगा, ये एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है। ये भी कर्व्ड पाथ है और ये भी कर्व्ड पाथ है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो सिंपल कर्व होगी, ठीक है, यानी कि एक आर्क होगी एक तरीके से। दूसरा जो है सर्कल, यानी कि मैंने जब आप सर्कुलर मोशन में ही पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का जो सेंटर है उससे जो इक्विडिस्टेंट ये पॉइंट्स हैं इनके सेट को हम क्या कहते हैं, सर्कल। तो ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से मूव करे कि वो हमेशा, ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहे, तो हम कहते हैं सर्कुलर मोशन है, ठीक है। थर्ड जो है ये जो ये यहाँ पे बात थी इलिप्टिकल, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल, ये भी कर्व है। एक साथ में प्रोजेक्टल भी बताऊं क्या चीज है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ का मतलब है कि इलिप्स एक तरीके से इस टाइप का आपका एक फिगर बनता है जिसके कि नॉर्मली दो फोकी होते हैं, ठीक है। उन दोनों को यानी कि कभी यहाँ पे सेंटर होगा और एक यहाँ पे सेंटर होगा। जैसे कि ऑल ऑफ यू नो कि जो अर्थ है या सारे के ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ्स। तो इलिप्टिकल पाथ में कहते हैं कि विद
अर्थ एट सन एट वन ऑफ द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब इसके दो सेंटर है इलिप्स के माने जाते हैं, एक सेंटर माने इस साइड है और एक इस साइड है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे, यानी कि कर्व तो बन रही है भाई पूरे के पूरे इसकी मूवमेंट में, और साथ ही साथ में पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, सच अ मोशन इज नोन एज इलिप्टिकल मोशन, राइट। अब प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ये सिंपली मतलब कर्व कह सकते हो। कर्व का क्या मतलब, प्रोजेक्टाइल क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया मैंने, प्रोजेक्टाइल आपको कुछ स्पेसिफिकली 11th क्लास में चालू होता है। प्रोजेक्टाइल मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी फोर्स, यानी कि जैसे कि आप यूं करके बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो बॉल फेंक दी, उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है, एंड यू थ्रोन इट एट एन एंगल। अब क्या होता है, वो एंगल के ऊपर जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो बॉल है, वो बॉल यानी कि आपने एक ही बार फोर्स लगाई ना, यू आर नॉट अप्लाइंग दैट फोर्स कॉन्टिन्यूअसली, एक बार इनिशियली फोर्स लगा के यू हैव गिवन सम वेलोसिटी टू दिस बॉल। अब क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो जो बॉल है वो आके अर्थ के ऊपर गिर जाएगी, ठीक है, अनलेस उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा ना हो कि अभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को उसको सरपास करके इट गोज इनटू आउटर स्पेस। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसे हम ऐसे थ्रो कर दे एक बॉल की तरह, एंड इट ट्रेवर्सेस नॉर्मली कर्व्ड पाथ, ठीक है, तो वो जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल का पाथ कहेंगे, एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, और उसकी जो मोशन है, पाथ है, हम उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन क्योंकि बात होगी एक एस्केप वेलोसिटी की, जरा बता दूं, काम की बात है कि अभी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटर स्पेस में भेजना है अर्थ से, जैसे सैटेलाइट्स जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट को जाके सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल्स हैं, वो जो जाएंगे सैटेलाइट को लेके, उनको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालने के लिए कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है। वो फोर्स कहां से आएगी, वो फोर्स लगाने के लिए उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। अब क्या होता है कि वो एक तरीके से इट लाइक जो फोर्स उसको मिली, यानी कि जो एनर्जी मिली, उसके हिसाब से उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। वो जो वेलोसिटी उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो प्रोजेक्टाइल की तरह आके वापसी अर्थ के ऊपर नहीं गिरेगी। ठीक है, तो उसके इतनी जो फोर्स की रिक्वायरमेंट उसे या जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उसको दी जाती है, ताकि वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर ले कि भाई इट इज एबल टू गेट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करेगी वो, उसकी जो एक तरीके से जो फोर्स है उसकी, ठीक है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी is the initial velocity of an object which is given to the object so that it can escape the gravitational field of the earth and it can go into the outer space। ठीक है, तो escape velocity की बात थी, तो अभी साथ ही साथ में क्या बच्चों को समझा दें। अब आपको ये पता लग गया कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है या जो पाथ जो फॉलो करता है, कैसा पाथ फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लिया कि जो मोशन है इट कैन बी लीनियर, रोटेटरी और रोटरी एंड ऑसिलेटरी। ठीक है, और जो लीनियर मोशन है इट कैन बी रेक्टिलिनियर, इट कैन बी रैंडम मोशन और कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में मोशन, रैंडम मोशन जिगजैग हो या कुछ भी हो, एक तरीके से कोई फिक्स्ड मतलब उसका कोई सिस्टम नहीं है मूव करने का। कर्वीलिनियर मतलब कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है, so now let us come on to the third type of classification, uniform and non-uniform motion। अब ये जो क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ये डिपेंड करता है कि अभी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, अब जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है इट कैन बी लाइक भाई डायरेक्शन एक टाइप में आपने जब मोशन को डिस्क्राइब करना, आप दो क्राइटेरिया से पहले आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन हमने वन बाय वन लिया सारा का सारा। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ने क्या देखना है
कि अभी वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी यानी कि जो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, एक तो ये है कि जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से चले कि अभी वो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंसेस को कवर करे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अनइक्वल टाइम इंटरवल लगाए तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अभी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, राइट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से चले कि वो बराबर के टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंसेस कवर करे तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन या इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप इसको दो तरीके डिस्क्राइब कर सकते हो। या तो क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इट इज ट्रेवलिंग और कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन unequal intervals of time। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंसेस हैं वो तो इक्वल हैं लेकिन उनको कवर करने के लिए वो जो टाइम लगाता है वो हर बार अलग टाइम लगाता है। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। क्या चीज है, unequal distances in equal intervals of time। equal intervals of time। ठीक है, यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल कि भाई ये यहां से लेके लेट्स से ये डिस्टेंस है 500 मीटर्स का, राइट। कितना डिस्टेंस है ये, 500 मीटर्स। 100, 200, 6, 7, ऑलमोस्ट 700। ओके, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300, 400, 500, 600 एंड 700 मीटर्स। ये मीटर्स में है डिस्टेंस। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे, इसका इंटरवल है, यानी कि हर डिस्टेंस का इंटरवल, यानी कि ये इंटरवल कितना है, ये भाई 100 मीटर है, अगले 100 मीटर, अगले 100, यानी कि हर जो 100 मीटर्स का डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए अगर वो इक्वल टाइम लगाए, मान लिया पहले 100 मीटर्स को कवर करने के लिए ये ऑब्जेक्ट लगाता है लेट्स से 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लगाया इसने, 30 सेकेंड्स। दूसरे में कितना लगाया, 30 सेकेंड्स। तीसरे में 30 सेकेंड्स, यानी कि 100 ऑन हर बार ये जो ऑब्जेक्ट इस 100 मीटर्स को कवर करने के लिए 30 सेकेंड्स लगाए तो इसका मतलब कैसी मोशन है इसकी मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। अब अगर जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि हर बार ये जो 100 मीटर अलग अलग कवर कर रहा था ना, यानी कि देखिए ये भी 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, ये भी 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, ये भी 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, यानी कि ये जो ऑल जो डिस्टेंसेस थे अलग अलग, ये कितने के थे, 100 मीटर्स के गैप्स थे। इन हर जो 100 मीटर्स को कवर करने के लिए हर बार ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, बराबर का टाइम लिया है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि यही जो ये जो मूवमेंट है इसको करने के लिए क्या होगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है मान लिया पहले 100 मीटर्स को चलने के लिए इसने लगा दी भाई लेट्स से चलो 30 सेकेंड्स लगा दी, लेकिन दूसरा जो डिस्टेंस था 100 मीटर्स का
उसे कवर करने के लिए इसे लगा दी भाई लेट से 50 सेकेंड्स। उसके बाद अगली बार क्या किया, वो स्लो डाउन नहीं और फास्ट हो गया, रफ्तार लगा दी, लेट से 20 सेकेंड्स में आ गया। अगली बार 25 सेकेंड्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगली बार लेट से फिर 30 सेकेंड्स पे आ गया, फिर आ गया अगेन 35 सेकेंड्स पे, और अगली बार लेट से 40 सेकेंड्स लगा दी। यानी कि एवरी 100 मीटर को कवर करने के लिए इसने जो टाइम जो था ना, मान लिया 2 बार तो 30 था, इसका तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुई इसकी, लेकिन क्या हुआ, इसने हर बार जो 100 मीटर्स का डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लगाया है। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन इसकी, नॉन यूनिफॉर्म। अदर वे राउंड कि अगर हम ये करें हर बार 30 सेकेंड्स में वो अलग डिस्टेंस कवर करे, मतलब पहली 30 सेकेंड्स में कवर कितना कर दिया, 100 मीटर्स। अब दूसरे 100 मीटर्स ने किया 50 सेकेंड्स में, तो 30 सेकेंड में कितना करेगा, वो 60 मीटर कवर करेगा। यानी कि हर बार 30 सेकेंड्स में इसने क्या किया, अपना जो डिस्टेंस कवर किया था वो अलग अलग कवर किया। तो मोशन कैसी गई, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये वाली जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इधर ये कौन सा है, ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल थोड़ा सा जस्ट फनी टाइप है, यू कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दैट द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टोटोइस, जो कहते हैं खरगोश की और कछुए की स्टोरी है। उसमें क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि भाई खरगोश की और कछुए की रेस होगी। खरगोश ने क्या किया, पहले छलांग लगाई, बड़ी तेजी से दौड़ा, फिर वो आराम से भाई सो गया, थक गया बंदा। खरगोश तो सो गया आपने, और उसके बाद क्या, कछुआ जो था अपना धीरे धीरे बट स्टेडली वो चलता गया और उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। कहते स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही स्लो चलो, लेकिन ये कुछ समझाने की बात है। यानी कि जो खरगोश है वो तो उसने जो मूवमेंट करी थी, उसने मूवमेंट करी थी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। एक बार दौड़ लगाई, फिर वो सो गया, फिर उठ के दौड़ लगाई, तब तक कछुआ अपना कॉन्स्टेंटली चल के वो पहुंच चुका था। ठीक है, तो अब क्या है, इसी तरीके से क्या था, कॉन्स्टेंटली यानी कि जब चलता जाए विद यूनिफॉर्म स्पीड, राइट, वो चलता जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वो हर टाइम बराबर के टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो सारी बातें समझाई हैं क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर इसको समराइज करता हूं कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है। देखिए, हमने जो पढ़ा है मोशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। भाई मोशन क्या चीज है, मैंने बताया था रेस्ट और मोशन वाली जो लेक्चर थी, कि भाई मोशन वो स्टेट ऑब्जेक्ट की जिसमें कि वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम और विद रेफरेंस टू ए फिक्स्ड पोजीशन। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, या कहो मोशन इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन continuously with respect to a fixed position और with respect to a fixed point of reference, तो वो मोशन है। अब क्या मोशन की नॉर्मल टाइप्स की बात करेंगे तो जनरली कई बार कहते हैं यार मोशन क्या यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, ये एक क्राइटेरिया है इसका भी क्लासिफिकेशन का, बट वी हैव स्टडीड 3 क्राइटेरिया, यानी कि 3 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। वो 3 वेज क्यों करवाए हैं, मान लिया आपकी क्लास के बच्चे हैं, उनको आप क्लासीफाई करते हो, ग्रुपिंग करते हैं, तो देर आर लाइक डिफरेंट वेज ऑफ क्लासीफाइंग द स्टूडेंट्स। हो सकता है आपने हाइट के हिसाब से ग्रुप बना दिए, हो सकता है उनके वेट के हिसाब से, या अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि अलग अलग तरीके से, या उनकी लोकेलिटी कहाँ कहाँ पे उनके रेजिडेंसीज है उसके अकॉर्डिंगली आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि जो स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने के आपके अलग अलग क्राइटेरिया थे। सिमिलरली यू हैव 3 क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द मोशन, राइट। एक क्राइटेरिया क्या है, बेसिस, यानी कि क्राइटेरिया क्या है, रेपिटेशन। उसके हिसाब से मोशन कैन बी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। दूसरा जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, यानी कि मूवमेंट जो है उसका वो डायरेक्शन पाथ कैसे है, लीनियर है या रोटरी और रोटेटरी है या ऑसिलेटरी है। ठीक है, अगेन लीनियर में
रेक्टिलिनियर, रैंडम और कर्विलिनियर आपने पढ़ लिया, ठीक है। और थर्ड जो था मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो टाइम इंटरवल है, हर जो इक्वल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, वेदर द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम और नॉट, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आई होप you don't have any doubt about the classification of motion, right? और फिर भी अगर आपको मैंने कहा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, आई certainly like review your doubts. Okay, thanks for being with us. Happy studying.